नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। उत्तराखंड में भारी बारिश के मद्देनजर प्रदेश की स्थिति पर उन्होंने जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान माल की क्षति, इसके साथ ही सड़कों की जो स्थिति है उस पर भी बात की। चारधाम यात्रा, कृषि, किसान और फसलों की स्थिति पर भी यहाँ पर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने केंद्र से पूरे सहयोग के प्रति मुख्यमंत्री को आश्वस्त भी किया है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और उसके मद्देनजर जो प्रदेश की स्थिति है, इसको लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली। तो उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसमें राज्य के सभी विभाग अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी विभागों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें राज्य को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए अधिकारियों द्वारा बनाए गए रोड मैप पर चर्चा की जाती है। वहीं सभी अधिकारियों को विभागों के सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए डेडलाइन भी दी जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग की एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आने वाले 10 सालों में बनाए गए रोड मैप पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान में बरसात के सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किए जाने वाले पुलों के निर्माण, सड़कों के निर्माण और आपदा की स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों के लिए समीक्षा की गई है। जबकि वन विभाग में आपको बता दें कि कैंपों के अंतर्गत दिए जाने वाले फंड को सही जगह पर खर्च करने और हरेला वर्ष पर वृक्षारोपण करने पर अधिकारियों से चर्चा भी की गई। सशक्त उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप हैं अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियाँ तैनात करके, गैंग लगाकर जहाँ भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें। और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियाँ पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। वहीं वन विभाग के तहत भी, क्योंकि कैंपा के अंतर्गत आने वाला जो हमारा फंड है उसका ठीक प्रकार से यूटिलाइजेशन हो, यूकेलिप्टिस, पॉपुलर, सागवान, इन सभी को किन क्षेत्रों में लगाना है और बाँस की पौध है उसको अत्यधिक प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है। पिरूल का ठीक प्रकार से उपयोग हो, वन पंचायतों को सब में सम्मिलित करते हुए, आजीविका से भी जोड़ते हुए वन विभाग भी उसमें काम करेगा। और साथ में जो हरेला पर्व आ रहा है, हरेला पर्व पर एक बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा वन विभाग उसको करेगा। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं से भी हम अनुरोध करेंगे, हमारा वन विभाग करेगा उसकी अगुवाई करते हुए कि सामाजिक संगठन हैं, स्कूल कॉलेज हैं, सभी धार्मिक संगठन हैं, सबको साथ में लेकर वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। और जो ज़रूरत के हिसाब से वन विभाग के अंतर्गत जो कार्य करवाए जाने हैं, जो वन विभाग की भूमि पर एनओसी जारी होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है कि जल्दी से जल्दी उनको एनओसी मिले, जिससे कि सड़क इत्यादि के जो कार्य बाधित हो रहे हैं उनको। वन विभाग में जो हम लोग पिछले 1 वर्ष से कई क्षेत्रों में जो सुधार की तरफ हम बढ़े हैं और जिस तरह से वन विभाग को आम आदमी के आजीविका से जोड़ के वन पंचायतों के माध्यम से और इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह हम 2 लाख से ज़्यादा इको टूरिज्म सेक्टर में और जो हमारे करीबन 11,230 वन पंचायतों से 2.5 लाख से ज़्यादा
25 लाख से ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह उनकी लाइवलीहुड में वन विभाग का योगदान है। दूसरा, चाहे वनाग्नि हो, चाहे कुछ जो और सामाजिक आवश्यकताएं, उनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ उनकी लाइवलीहुड के साथ साथ उस आपदा पर किस तरह काबू किया जा सके, इसके लेकर के भी जो वन विभाग के हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं उनको लेकर के चर्चाएं हुई। साथ ही जो बैम्बो, वॉलनट, अखरोट, बांस, जड़ी बूटियाँ, इसको लेकर के एक मिशन के रूप में काम करने के बारे में जो हमारे विभाग का प्रस्ताव था, उस पर मुख्यमंत्री जी का ये था कि इसको जो भी मदद राज्य सरकार के स्तर से दी जाएगी वो की जाएगी, ताकि इस राज्य को हम आयुष के क्षेत्र में, इस राज्य को हम अखरोट के और बैम्बो के माध्यम से किस तरह लोगों की आजीविका से जोड़ने का काम कर सके, इसको लेकर के चर्चाएं हुई। वन विभाग में जो हम लोग पिछले एक वर्ष से कई क्षेत्रों में जो सुधार की तरफ हम बढ़े हैं और जिस तरह से वन विभाग को आम आदमी की आजीविका से जोड़ के वन पंचायतों के माध्यम से और इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह हम 2 लाख से ज़्यादा इको टूरिज्म सेक्टर में और जो हमारे करीबन 11,230 वन पंचायतों से 2.5 लाख से ज़्यादा 25 लाख से ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह उनकी लाइवलीहुड में वन विभाग का योगदान है। दूसरा, चाहे वनाग्नि हो, चाहे कुछ जो और सामाजिक आवश्यकताएं, उनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ उनकी लाइवलीहुड के साथ साथ उस आपदा पर किस तरह काबू किया जा सके, इसके लेकर के भी जो वन विभाग के हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं उनको लेकर के चर्चाएं हुई। साथ ही जो बैम्बो, वॉलनट, अखरोट, बांस, जड़ी बूटियाँ, इसको लेकर के एक मिशन के रूप में काम करने के बारे में जो हमारे विभाग का प्रस्ताव था, उस पर मुख्यमंत्री जी का ये था कि इसको जो भी मदद राज्य सरकार के स्तर से दी जाएगी वो की जाएगी, ताकि इस राज्य को हम आयुष के क्षेत्र में, इस राज्य को हम अखरोट के और बैम्बो के माध्यम से किस तरह लोगों की आजीविका से जोड़ने का काम कर सके, इसको लेकर के। वहीं उत्तराखंड में मध्य क्षेत्र परिषद की अहम बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर सीएम धामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते साल ये बैठक भोपाल में हुई और इस बार उत्तराखंड में होने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और वहीं राज्य सरकार इस बार सभी महत्वपूर्ण एजेंडा उनके सामने रखेगी। सीएम ने आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि राज्य को ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय सहायता मिले, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र परिषद की बैठक, पिछली बैठक भोपाल में हुई थी और इस वर्ष हमारे राज्य में यहीं हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में अपने अपने राज्यों से संबंधित जो पिछले साल के एजेंडे में जो काम थे और इस वर्ष के जो हमारी अपेक्षा है केंद्र की सरकार से, जो हमारे एजेंडा बिंदु हैं, उन सभी एजेंडा बिंदुओं पर बात करेंगे कि राज्य को जो है अधिक से अधिक केंद्र की सहायता मिले। हमारे राज्य के विकास में केंद्र का सहयोग पहले से जो प्राप्त होता रहा है, जो हमारी और अपेक्षाएं हैं, उनको भी उनके सामने रखेंगे। राज्य क्षेत्र परिषद की बैठक, पिछली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब काम कर रही है। इसके तहत सीएम धामी ताबड़तोड़ फैसले भी ले रहे हैं। इस कड़ी में अब धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने राज्य में सीनियर पीसीएस अफसर निधि यादव के खिलाफ विजिलेंस के आपको बता दें कि उनकी खुली जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही साथ विजिलेंस को भी यहां पर प्राथमिक जांच में उनके पास आय से अधिक संपत्ति के कई तथ्य मिले थे। हाल ही में निधि यादव पीसीएस अफसरों की डीपीसी के दौरान भी विवादों में घिर गई थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब निधि यादव विवादों में आई हो। इससे पहले निधि यादव आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र को लेकर भी विवादों में आई थी। हालांकि यह मामला कोर्ट में चला था, जिसके बाद निधि यादव की प्राथमिक विजिलेंस जांच हुई। जांच के बाद विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है। विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने बताया है कि निधि यादव के खिलाफ विजिलेंस जांच की अनुमति मिल गई है। अब विजिलेंस आय से अधिक संपत्ति मामले में खुलकर जांच करेगी, जिसमें सभी तथ्यों का बारीकी से जांच किया जाएगा।
देखिए, हम लोगों ने विगत में एक गोपनीय जांच जो सबमिट की थी उस पर अभी हमें खुली जांच की अनुमति प्राप्त हो गई है। इस खुली जांच को हमने भी देहरादून सेक्टर को अलॉट किया है और उसमें खुली जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने की चीजें सामने आई थी? देखिए, आय से अधिक संपत्ति की बात थी, कुछ तथ्य सही थे, इसीलिए उस पर हमें शासन से खुली जांच की अनुमति मिली है और खुली जांच की में अगर तथ्य पाए जाएंगे तो उससे हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति भी मिलेगी। देखिए, हम लोगों ने विगत में एक गोपनीय जांच जो सबमिट की थी उस पर अभी हमें खुली जांच की अनुमति प्राप्त हो गई है। इस खुली जांच को हमने भी देहरादून सेक्टर को अलॉट किया है और उसमें खुली जांच में वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने आज सीएम आवास कूच करने का प्रयास किया। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि वह 10 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। खास तौर पर जो 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग है, यह लोग कई वक्त से कर रहे हैं, वह भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके चलते आंदोलनकारी काफी गुस्से में हैं, आक्रोशित भी हैं और यहां पर आंदोलन किया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए हम पहले से ही, चूंकि उनकी पेंशन बढ़ाने का मुद्दा हो या क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा हो या चिन्हीकरण का हो, उन सभी पर मैंने कहा है इसको देखेंगे। निश्चित रूप में जिस प्रकार से तमाम प्रदेश के उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी इतनी भारी जो बारिश के कारण भी वो हमारी मातृशक्ति वरिष्ठ तमाम लोग आज जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए आए थे, लेकिन जिस सकारात्मक सोच के साथ जो गांधीवादी तरीके के साथ हम लोग राज्य आंदोलन में थे, उसी गांधीवादी तरीके से आज भी वही मुख्यमंत्री आवास कूच था और मुझे पूरा विश्वास और आशा थी कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें वार्ता करेंगे और उसी दिशा में जिला प्रशासन ने और जो भी सहभागिता बनी उस कम्युनिकेशन का ये फायदा हुआ कि आज वार्ता हुई और वार्ता सौहार्दपूर्ण रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि पिछले जो 4 साल का पिछली सरकार को जो हमारा कड़वा अनुभव था उसमें धामी जी ने लगातार सकारात्मक दृष्टि से, चाहे वो राजभवन से फाइल वापस मंगवाने का मामला हो 10% क्षैतिज आरक्षण का, वो समिति बनाने का मामला हो, पेंशन बढ़ाने का मामला हो या चिन्हीकरण का मामला हो, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ अधिकारी माननीय धामी जी के कार्यों को पलिता लगाने का काम जिन्होंने किया है, वही बात हमने आज धामी जी से कही कि आप उस 10% क्षैतिज आरक्षण पे एक अध्यादेश ले आएं या जो आप विधानसभा के अंदर उसको लेके आ रहे हैं तो तत्काल उसमें अध्यादेश लेके आएं या एक्ट लेके आएं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल का गुलदस्ता और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। कौशिक ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री और आला कमान को फैसला करना है, जिसको मंत्रिमंडल शामिल करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि मदन कौशिक ने धामी सरकार के कामों की जमकर इस दौरान तारीफ की। बाहर से आए हैं आज इस ऐसे मौसम में, सीजन में, तो निश्चित रूप से एक अच्छा छटा यहाँ की देखने को उनको भी मिलेगी और इस कार्यक्रम के लिए उनको बधाई। तो देखिए, जब भी होगा वो तब मुख्यमंत्री जी या केंद्रीय नेतृत्व तय करके जब भी होगा उसमें उसी रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। आपके नाम की भी चर्चा है उसमें काफी? नहीं, मैं पहले काफी मंत्री रहा अब देखते हैं। वर्तमान में अच्छी सरकार हमारी चल रही है और लगातार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े काम इस वर्ष में जो सरकार का रहा है, चाहे हम लोग कॉमन। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाया, जिसमें करीब 101 शिकायतें आई। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें बिजली, पानी और बरसात के चलते जल भराव जैसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिसके निवारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दे दिया गया है और तत्काल कार्रवाई को अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि आम जनता को कोई समस्या ना हो। 101 शिकायतें हमारे पास आई हैं और क्योंकि बरसात का सीज़न है तो घरों में पानी जाना या कोई आपदा से रिलेटेड इश्यूज आए हैं आज ज़्यादा, और उसके अलावा स्कूल, शिक्षा और बिजली, पानी, इन सब की शिकायतें हमारे पास 101 शिकायतें हमारे पास आई हैं। और
वहीं उत्तराखंड में 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और देहरादून में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से सतर्क रहने की भी अपील की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद राज्य भर में 160 सड़कें भी बंद हो गई हैं। 100 से अधिक जेसीपी और पोलैंड सड़क खोलने में लगी हुई हैं। कुमाऊं में बारिश से 64 सड़कें बंद हैं। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड और नदियां का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 11 तारीख को ज्यादा बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। विक्रम सिंह ने कहा है कि जो लोग संवेदनशील इलाकों में रह रहे हैं वो सावधान रहे और उनके साथ ही 11 को पहाड़ की यात्रा करने से यहां पर बचाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये बताया है कि प्रशासन के निर्देशों का जरूर पालन हो। हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, या नदियों में भी जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अगर जलस्तर और बढ़ता तो उनको कैसे क्या सुरक्षित अपने उपाय करना चाहिए जिससे कि जान का नुकसान ना हो। इसी तरह जो लैंडस्लाइड के केसेस है वो भी मैं कहूँगा कि 11 को अगर देखें तो जो एक्टिविटी मैक्सिमम जो 11 को ही दिख रही है हमारे यहाँ, तो उस दिन जो है कहीं ना कहीं जो रास्ते बंद होना है उनकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी अच्छी खासी। और जो लोग ऐसे वनरेबल जगह में रह रहे हैं कि जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा है या बोल्डर्स गिरने का खतरा है, तो उनको भी बहुत प्रिकॉशंस उसमें रखनी पड़ेगी। हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने सभी विभागों को आपस में सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी कहा है, जिसमें आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी और आपदा प्रबंधन विभाग शामिल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा के समय कभी भी हालत बदतर हो सकते हैं, इसीलिए सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी चूँकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जाए। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश लगातार जारी है। पिछले 8 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, जबकि प्रदेश में 4 धाम यात्रा के लिए आए लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। बारिश के कारण कई बार यात्रा को रोकना पड़ रहा है, जिससे यात्री घंटों सड़कों पर फंसे हुए हैं। सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रंजीत सिन्हा का ये कहना है कि बारिश के कारण पूरे प्रदेश में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, जहां पर किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे सभी जो लोग हैं, जो सभी अधिकारी हैं, वो तैयार हैं। रंजीत सिन्हा ने ये भी कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अब तक 200 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, जिनमें से 70 सड़कों को खोल दिया गया है, जबकि बाकी सड़कों को खोलने का भी काम जारी है। इसकी संभावना है, रोड ब्लॉक्स की संभावना है, तो हम रोकते भी हैं लोगों को। जगह जगह हम लोग उसको यात्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें सीएम साहब भी अनुरोध करते हैं कि अभी यात्रा में ना आए, बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कुमाऊं में लगातार बारिश के कारण
तनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग कुछ स्थानों पर बाधित हो गया। प्रशासन की ओर से NH9 ऑल वेदर रोड पर मलबा बोल्डर हटाने का कार्य जारी है। आपको बता दें कि मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मार्ग से सबसे ज्यादा आवाजाही होती है। लगातार मार्ग बंद होने से वाहन रास्ते में फंस रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड से धारचूला तवाघाट हाईवे भी पूरी तरीके से बंद है। सड़क पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया है। वहीं पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मेला क्षेत्र से व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यालय वापस लौटते समय ऑल वेदर रोड में ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच NH58 पर चट्टान के टूटने से सड़क पर आए मलबे से सड़क जाम होने के चलते DM डॉक्टर आशीष चौहान रास्ते में ही फंस गए। इस दौरान उन्हें अन्य राहगीरों के साथ सड़क पर पड़े जो मलबे हैं उसको हटाने तक इंतजार यहां पर करना पड़ा। जिलाधिकारी के साथ साथ इस दौरान अवरुद्ध मार्ग में एम्बुलेंस भी मार्ग खुलने तक फंसी रही। इस मौके पर डॉक्टर आशीष चौहान ने ये बताया है कि संभावित लैंडस्लाइड जोन को देखते हुए NH विभाग द्वारा JCB तैनात किए रहते हैं, जिसकी मदद से जल्द अवरुद्ध मार्ग को खुलवाया जाता है। तरीके के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं लैंडस्लाइड प्रोन जोन, उनमें हम अपनी JCBs और अर्थ मूविंग मशीन्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। तो सिमिलरली अभी भी जैसा एक JCB काम कर रही है तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए NH से खुलवाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के हम यात्रियों को या यातायात को सुचारू कर सकें। जो भी लैंडस्लाइडिंग जोन होते हैं वहाँ हम मेनली अपने JCB डिप्लॉय करते हैं और क्रॉनिक लैंडस्लाइड पॉइंट पे हमारे वॉचर्स और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए पुलिस रहती, जैसे शिरोबगढ़ या लामबगढ़ जैसे जो एरिया हैं। तो इसी लाइन पे अभी जो वहीं देहरादून जिले के डाक पत्थर में यमुना पुल नंबर 1 में नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच बने टापू पर कुछ लोग फंस गए, जिसकी सूचना पर SDRF की टीम रेस्क्यू के लिए वहां पहुंची। बता दें कि सभी लोग रात में नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी में बने टापू में ही फंस गए थे। SDRF रेस्क्यू टीम ने कुल 12 लोगों को सकुशल निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुरक्षित निकाले जाने पर सभी ने SDRF और स्थानीय पुलिस का धन्यवाद किया। वहीं सपेरों का अंतर्राज्यीय चिमटी गैंग को चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने आए गैंग के 3 बदमाशों को रायपुर पुलिस और SOG से सोडा सरोली रोड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हरिद्वार जिले में 4 बड़ी चोरियों का आपको बता दें कि चोरियों को अंजाम दिया था और पुलिस ने सभी चोरियों का खुलासा कर दिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 12 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। वहीं गैंग के सदस्यों पर 12 चोरियों के मुकदमे दर्ज हैं। घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए देने की घोषणा SSP ने कर दी है। पंद्रह 5 को सोडा सिरोली में एक घर में चोरी हुई थी और 22/6 को माउंट व्यू कॉलोनी पड़ता नुथोवाला बालावाला में, वहाँ एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी जिसमें कि लगभग 12 लाख के जो है कीमती का जो है कुछ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।